आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं लाइट प्रकाश चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे बीपीएससी। किसी किसी साल तो बीपीएससी में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं, इसलिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यदि आप इस वीडियो को एक या दो बार, यदि ना समझ में आया तो तीन बार यदि देख लेंगे तो आपका बहुत क्लियरली आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं और इससे क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, हम पहले कुछ लाइट के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, जिस सब पॉइंट से क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसे मानव आंख देख सकती है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ए विजिबल स्पेक्ट्रम। इसे मतलब देखने के लिए जो देख सकती है मानव आंख, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन भी आया है, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अर्थात सघन माध्यम में डेंस मीडियम में गति कम होती है और विरल माध्यम जो रेयर मीडियम है उसमें गति ज्यादा होती है। प्रकाश की मैक्सिमम वेलोसिटी वैक्यूम में होती है, निर्वात में। इसका जो वैल्यू होता है निर्वात में, जो इसकी स्पीड होती है प्रकाश की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है क्या कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो डेंस मीडियम में कम गति से चलती है, डेंस मीडियम में कम गति से, और जो रेयर मीडियम है उसमें, जो विरल मीडियम है उसमें ज्यादा गति से चलती है। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश के कण जो है डुअल नेचर के होते हैं। ये वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। सूर्य की किरण धरती पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सूर्य की किरण पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है सूर्य। और देखिए अगला पॉइंट देखिए, सूर्य के कोर में कई एटम एक दूसरे से फ्यूज होते हैं जो लाइट पैदा करते हैं। इसे फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर हीलियम एटम बनाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी गति, वेलोसिटी या वेवलेंथ बदलती है, परंतु इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, रंग नहीं बदलता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें देखिए कि जब मतलब प्रकाश जो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ है जो नहीं बदलता है, चेंज होता है, सॉरी, जो इसका वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो बदलता है, परंतु फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं बदलता है, जो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब वेलोसिटी, वेवलेंथ और साथ साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बदलता है, चेंज होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। इसको देख लेना है, ठीक है। और आपका जो अगला क्वेश्चन आया है, मैं अगला चीज बता दूं, जो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का विजिबल रेंज में, वो है उसका फॉर्मूला, जो एक पहले ये बताया जाता है फॉर्मूला है, वो ये है विबग्योर, ठीक है। विबग्योर एक फॉर्मूला है जिसको हिंदी में कहते हैं बयानी हपीनाला। ये फॉर्म याद रखिएगा, इससे याद करने में सही होगा। तो ये जो विबग्योर है, इसका जो एब्रिविएशन जो विबग्योर है, उसका फुल फॉर्म में जैसे देखिए यहाँ, विबग्योर का वी से हो गया वायलेट, इंडिगो, आई से हो गया, बी से ब्लू, जी वाई ओ और आर, ओ ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये VIBGYOR विबग्योर। और हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या होगा, बैरानी हपीनाला। देखिए कैसे, बैगनी, आसमानी, नीला, बैगनी, यहाँ बैगनी है, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैआनी हपीनाला। ये याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें देखिए क्या कि ये जो नीचे है वायलेट, इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है। तो वेवलेंथ जो है आपका, देखिए वायलेट जो है इसका सबसे कम वेवलेंथ होता है और रेड जो है इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। रेड जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और विबग्योर जो है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। वेवलेंथ इसका विबग्योर का सबसे कम है और रेड का जो है ये सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसके उल्टा में होगा, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और वायलेट का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा इसका, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन में है, तो ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, विबग्योर, बयानी हपीनाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। या फिर हम बढ़ते हैं कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए लाइट ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष जो है, ये दूरी, डिस्टेंस मापने की इकाई है।
यह वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है। ये दूरी जो है, लाइट जो है, एक पृथ्वी वर्ष में दूरी तय करता है। प्रकाश वर्ष का ये दिया हुआ है कि कितना मेजरमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेनली याद जाना है कि ये दूरी जो है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है, ठीक है। जो कि लाइट जो है, जो सनलाइट है, वो एक पृथ्वी वर्ष में जो दूरी तय करता है। ये प्रकाश वर्ष का जो यूज होता है बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए होता है, ठीक है। खगोलीय दूरियों को इससे दर्शाने का काम किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट जो शो करता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट का होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये मैंने आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। देखिए ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो है ये परावर्तन और यह रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन या रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन है। तो क्या है परावर्तन या रिफ्लेक्शन? यहाँ पे आप देखिए कि जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह के पास पहुंचती है और प्रकाश की किरण वापस उछलती है। यहाँ पहुंची, यहाँ आई, पहुंची और फिर ये वापस उछल गई, ठीक है। तो ये कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ आई, यहाँ आई, फिर ये वापस चली गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं परावर्तन, वापस उछलती है। देखिए जो किरण जो किरण वापस उछलती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, उसको परावर्तित किरण कहते हैं, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो उछलती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। यदि परावर्तक सतह पे कोई लंब खींचे उसे अभिलंब कहते हैं। ये जो लाइन है ये नॉर्मल, ये अभिलंब है, नीचे से समझो। और जो ये किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए अपवर्तन, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग का मुड़ना है, ठीक है। दो पदार्थों के बीच में घनत्व के अंतर के कारण यह मुड़ना होता है। ये मुड़ना क्यों होता है? जो घनत्व होता है। तो देखिए यहाँ पे किरण आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये मीडियम को पार किया, दूसरे में ये थोड़ा मुड़ गई, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ये मुड़ गई ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन है जिसको अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब हम देखते हैं दर्पण के बारे में। मिरर देखिए कितने तरह के आते हैं। एक समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। और उसके बाद उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कन्वेक्स मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गया। उसके नीचे आइए देखिए अवतल दर्पण, ठीक है। तो प्लेन मिरर जो है वो प्लेन मिरर ये सीधा सिर्फ लंबा सा है और इसका एक सरफेस जो है वो पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण ये ऐसा उबड़ा हुआ पार्ट होता है और ये जो गड्ढा वाला पार्ट होता है इसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, यहाँ पे रे आके टकराती है, ठीक है। और जो अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें उल्टा होता है। ये गड्ढे वाला पार्ट जो है, गड्ढे वाले पार्ट में यहाँ पे आके रे टकराती है, ये सरफेस पॉलिश्ड होता है, ठीक है। ये एक स्फेरिकल, ये सारा जो मिरर है ये स्फेयर जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल ग्लास है उसके पार्ट है। देखिए यदि यहाँ से यहाँ काट लीजिएगा, यदि ये सरफेस पॉलिश कर दी है आप तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है, और यदि ये वाला सरफेस पॉलिश कर दे ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, ठीक है। ये हो गया मिरर के प्रकार। अब देखिए बिंब कहाँ कैसा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन है, आए हैं और आते रहते हैं, इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए अवतल दर्पण में पहले देख लेते हैं, ठीक है। और इसी का अवतल दर्पण में जो मिरर बनेगा उसी का वो वैसा ही सेम मिरर बनेगा उत्तल लेंस में। तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, सेम, एक का याद करेंगे दोनों का याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें एक आपको बाद में हम एक कहानी भी बताएंगे जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। और पहले हम देख लेते हैं कि कैसे क्या बनता है, फिर उसके बाद मैं कहानी बताऊंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जब फोकस पे बनने वाला देखिए यहाँ पे जो आपका है ये हम आपको अवतल दर्पण में दिखा रहे हैं। अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है वो इन्फिनिटी पे है तो प्रतिबिंब जो है ये एफ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यहाँ देखिए जो इन्फिनिटी पे है इसमें रे डायग्राम दिखाया गया है, मैं आपको फिर बता दूंगा रे डायग्राम। देखिए अब पहले देख लीजिए क्या कि ये देखिए कि है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये पोल लेंस का, ये दर्पण का पोल है, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि किस स्थिति में क्या हो, जब अनंत से अनंत मतलब पैरेलल रे जो है
अनंत मतलब यहाँ पे जो पैरेलल रे जो ऐसे आएगी, वो जब टकराएगी इस दर्पण से, तो उस पे जो बिंब इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे होगा। और हाँ, ये देख लीजिए कि इस केस में ये बहुत छोटा हाईली डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। और ये लेकिन वास्तविक होता है और ये उल्टा होता है, ठीक है। ये देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे। पहले मैं बता देता हूँ, अनंत पे है तो आपको फोकस पे बनेगा, और अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में है, ठीक है, तो आपका सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। ये भी छोटा बनता है, ये रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा है। सी पे है तो सी पे बनेगा, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। सी पे है तो सी पे बनेगा, वो समान आकार का, और सी पे सी बनेगा समान आकार का, लेकिन सही होगा, वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। सी और एफ के बीच में तो उल्टा हो गया, सी और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। सी से ये था, सी और अनंत के बीच में था, सी और एफ के बीच में बना था, यहाँ उल्टा हो जाएगा, सी और एफ के बीच में है तो सी और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा बनेगा, यहाँ पहले छोटा था, यहाँ बड़ा हो जाएगा, लेकिन रियल और उल्टा बनेगा। एफ पे है, इसका उल्टा समझ लीजिए, अनंत पे था तो एफ पे बना था, तो एफ पे है तो अनंत पे बनेगा, ये काफी बड़ा बनेगा। फोकस पे है, अनंत पे बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। ये भी वास्तविक है और उल्टा है। एक ही केस में सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है फोकस और पोल के बीच में होगा, लेकिन ये दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसमें छोटा भी इमेज बन रहा है, इसमें बड़ा भी इमेज बन रहा है, ठीक है। अब मैं आगे आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ अनंत पे है, आ रही है, ठीक है, यहाँ फोकस पे बना है, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अनंत और सी के बीच में, तो यहाँ पे बनेगा, इसके बीच में बनेगा, ठीक है। ये इसके बीच में बनेगा, लेकिन यहाँ भी छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, ऐसा उल्टा। सी पे होगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन सी पे ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। अब यहाँ देखिए, सी और एफ के बीच में होता है, तो यहाँ पे सी और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, सी और अनंत के। अब ये पहले छोटा था, फिर बराबर हुआ, अब बड़ा होते जाएगा, ठीक है, अब बराबर होते, यहाँ पे है, यहाँ बनेगा, बराबर बनेगा। अब एफ पे है तो अनंत पे बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और एफ और पी के बीच में बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ इधर पीछे बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, ये जानना जरूरी है। अब देखिए कहानी में बता रहा हूँ। मान लीजिए कि अनंत आपका बड़ा भाई है, ठीक है, फोकस एफ जो है वो छोटा भाई है, सी दोनों जुड़वा बहने हैं, पी पेरेंट्स हैं, मदर है, ठीक है। अब देखिए अनंत क्या है, आपका बड़ा भाई है, एफ छोटा भाई है, सी जो है वो जुड़वा बहने हैं, और पी पेरेंट्स है। कहानी में बता रहा हूं आपको, इससे याद करने में आसानी होगी, बहुत बहुत आसानी होगी, ठीक है। अनंत और अनंत पे है, यानी कि बड़े भाई पे है, तो एफ पे बन रहा है, मतलब छोटे भाई पे इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटे भाई बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। अनंत पे है, बड़े भाई पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, छोटा भाई पे बनेगा, छोटा भाई है इसलिए छोटा बनेगा, ठीक है। अनंत पे है, बड़ा भाई है, तो छोटे भाई पे बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और ये उसका उल्टा कर लीजिए, यदि छोटे भाई पे है तो बड़े भाई पे बनेगा, बड़े भाई पे बनेगा, इसका मतलब है कि बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़े भाई पे बनेगा यानी कि बड़ा बनेगा। तो एफ पे है तो अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा। अब देखिए सी पे है, जुड़वा बहने हैं, तो सामान बराबर है, तो सी पे ही बनेगा, बराबर बनेगा। अब एक कंडीशन है कि देखिए कि वो एक छोटे भाई और माँ के बीच में है, काफी प्यार है, इस दोनों के बीच में रहेगा तो मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, पी के पीछे, माँ के पीछे रहेगा वो, ठीक है। यदि छोटा भाई या माँ के बीच में बहुत प्यार है, वो माँ के पीछे रहेगा, और लेकिन बहुत बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है छोटे भाई। तो ये एक कहानी है, इसको आप याद रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये रेयर डायग्राम से तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की। यहाँ इसमें भी देखिए ऐसा है कि अनंत पे है तो फोकस पे बन रहा है, आपका क्या कहते हैं, फोकस पे है आपका, देखिए उसके सी और एफ के बीच में है, अच्छा सी और एफ के बीच में। अब देखिए यहाँ पे अनंत पे है तो फोकस पे बना, यहाँ अनंत और सी के बीच में है तो सी और एफ के बीच में बना। वो मैंने आपको बता दिया, अब बार बार रिपीट करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आप ये समझ लीजिएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया अवतल दर्पण का। अब देखिए क्या कि उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण के दो ही केस हैं, ठीक है, दो केस हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दो केस है उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण का एक तो अनंत पे होगा, ठीक है, अनंत पे होगा तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण में जो केस है, यदि अनंत पे है, पैरेलल रे आ रही, तो फोकस पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक होगा, ठीक है। और अनंत और पोल के बीच में है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। इसमें दोनों केस में छोटा इमेज बनता है, इसमें दोनों केस में छोटा इमेज बनता है, और सीधा और काल्पनिक बनता है। दोनों केसों में उत्तल जो दर्पण होगा उसमें दोनों केस में छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दोनों केस में। अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, और अनंत और पोल के बीच में है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है।
ये देखिए रे डायग्राम यहाँ पे है, तो ये देखिए रे डायग्राम जो दिया हुआ है, यहाँ अनंत से आ रही है, यहाँ फोकस पे बना है, ठीक है। और अनंत और क्या कहते हैं, पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, तो देखिए बिटवीन पोल एंड फोकस है, अनंत और पोल के बीच में है, तो पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। अनंत और पोल की, यहाँ पोल है, यहाँ अनंत है, ठीक है, अनंत है, यहाँ पोल है, यहाँ पोल है, और यहाँ पे अनंत के बीच में ये है, तो ये बन रहा है आपको क्या कहते हैं कि फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, ठीक है। दोनों केस में छोटा होगा, दोनों केस में काफी छोटा होगा, काल्पनिक होगा लेकिन सीधा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम कुछ देख लेते हैं कि अवतल दर्पण जो आपने पढ़ा था, अवतल दर्पण, ये वाला जो अवतल दर्पण पढ़ा था, अवतल दर्पण, इसका क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं हम गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है। जो पीछे से हेडलाइट में पीछे का पोर्शन होता है जहाँ पे बल्ब लगा होता है, वहाँ यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है। सर्च लाइट में यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं, आंख और दांत वाले डॉक्टर इसका यूज करते हैं। क्यों क्या होता है कि देखिए आप ये जो है, ये लाइट को, ये देखिए ये लाइट को पैरेलल रे आ रही है, उसको समेट के एक जगह फोकस कर रहा है। जो ये कॉनकेव लेंस है, अवतल दर्पण है, ये जो भी पैरेलल रे आ रही हैं, ये जो भी पैरेलल रे आती हैं एक जगह इसको फोकस करता है। ये फोकस करके इस तरह से इसको जो फोकस होता है ये पॉइंट पे सारे लाइट को कंसंट्रेट करता है, वो हाईलाइटेड, ज्यादा रोशनी वहां पे बनती है। तो गाड़ी के हेडलाइट में इसलिए कर रहा है कि लाइट को फोकस कर रहा है, पॉइंटेड कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे पॉइंट करने के लिए इसका जहाँ पे यूज जो वैसा हो, तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, ताकि हमको एक फोकस्ड इमेज दिखे, ठीक है। तो अवतल दर्पण का ये है। आंख और दांत वाला डॉक्टर इसको यूज करता है। और देखिए, और इसी का देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों ऐसा करता है, आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए, ध्रुव और मुख्य फोकस के रखा जाए, तो उसका सीधा, मैंने आपको सीधा बनाया, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस कारण से इसका दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। डॉक्टर नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने के लिए, नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने के लिए डॉक्टर ने अवतल दर्पण बेल्ट के द्वारा अपने सर पर पहन लेते हैं, तथा समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस अवतल दर्पण के ऊपर डाला जाता है। अवतल दर्पण इन प्रकाश की किरणों को किसी विशेष स्थान पर फोकस करता है, स्थान को सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर इसका यूज करते हैं। देखिए, सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल होता है, वाहनों के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, अभी सबने हमने देखा ऊपर में, ठीक है। यह डिश एंटीना में भी यही वाला अवतल दर्पण ही यूज होता है, ठीक है। और अब देखिए, इसका कुछ और भी देख लीजिए कि जहां पे हमें दो जगह क्या करते हैं, वो क्षेत्र जहां हमें दी गई वस्तु का बड़ा चित्र चाहिए, उदाहरण के लिए, ठीक है, ईएनटी डॉक्टरों के लिए, सूक्ष्मदर्शी, वाहन की हेडलाइट, इन सब जगहों पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। वो क्षेत्र जहां हमें प्रकाश की किरणों किसी बिंदु पे केंद्रित एकाग्र करना है, ठीक है, वहां भी इसकी जरूरत होती है। तो वहां देखिए कहाँ होता है, सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल होता है अवतल का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का जो हम लोग उपयोग देखेंगे, तो देखिए रियर व्यू जो साइड में, गाड़ियों के साइड में लगा रहता है, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं हम लोग, उसके मिरर जो ये लगा रहता है, वो ये लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण इसलिए लगा रहता है क्योंकि इसका किसी भी, चाहे बॉडी ऑब्जेक्ट कहाँ भी रहे, इसका हमेशा इमेज सीधा बनता है, हाँ, लेकिन थोड़ा साइज में छोटा होता है। इसीलिए आपके मिरर में वहां पे लिखा रहेगा कि गाड़ी जितनी आपकी दूर दिख रही है उससे पास है, क्योंकि वो आपको छोटा इमेज दिख रहा है लेकिन वो आपके पास आ गया, वो बड़ा है। दूसरा यूज देखिए, दूसरा, पुट लाइट इन द लार्ज एरिया ऑफ स्ट्रीट, वो स्ट्रीट लाइट में जो बहुत दूर तक लाइट पहुंचाने के लिए इसका यूज करता है, क्योंकि यह लाइट रे को क्या करता है कि फैला देता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे लाइट ऐसे आई, पैरेलल लाइट आई, ये लाइट जो है यहाँ से फैल जाती है, यहाँ से फैल जाती है। इसके लिए स्ट्रीट लाइट में करते हैं, इसको मॉनिटरिंग एक्टिविटी में करते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में लगा देते हैं मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है, फैल जाता है इसमें लाइट, ठीक। तो इसका देखिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है उत्तल दर्पण का यूज हो रहा है कहाँ पे, इमारतों के अंदर में फोकस करने के लिए, ठीक है, वाहन के साइड मिरर के रूप में,
सुरक्षा प्रयोजन से करता है। उत्तल लेंस हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के आकार से छोटा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण के सबसे आम उपयोग उन जगहों में होता है जहां जहां बड़ी वस्तुओं को छोटे छोटे आकार में देखा जाना था। चूंकि उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण समाधान तुलना में व्यापक दृष्ट होता है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर दर्पण में किया जाता है। कुछ इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े कार्यालय, स्टोर, अस्पताल में लोगों को कोने के आसपास देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि एक दूसरे से टकराने से बच सकें या टकराव को रोक सकें। एक कोने में लगा दिया जाता है ताकि दोनों साइड के लोग देखेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। और वाहन में तो मैंने आपको बता दिया कि पीछे का रियर व्यू देखने के लिए करते हैं। कांच का आवर्धन कांच के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि लाइट की रोशनी को फैला देता है। आवर्धन कांच के लिए किया जाता है, आवर्धन कांच बनाने के लिए दो तो एक दूसरे के पास में, ये देखिए ये फैला देता है, लाइट को फैला देता है, ये ऐसे लाइट आ रही है इसको फैला देता है, इसलिए इसका आवर्धन। सुरक्षा कारणों विभिन्न स्थानों पे सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे इन्हें एटीएम के पास रखा जाता है ताकि बैंक ग्राहक देख सके उसके पीछे कोई है तो नहीं, तो सुरक्षा कारण से हो गया। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि लेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने उपयोग बताया, इस सबको आप एग्जांपल देख लीजिए कि इसके कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि इससे भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, उससे भी आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आया था। तो